आमतौर पर ना जब हम किसी प्राकृतिक आपदा के बारे में सोचते हैं, जैसे कि कोई भूकंप हो गया, तो हमें लगता है कि तबाही बस वहीं होगी जहां धरती फटी है। हाँ बिल्कुल, हम सब यही सोचते हैं। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि जमीन के बहुत नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो एक दूसरे से इस तरह उलझी होती हैं कि किसी दूर महासागर में आने वाला कंपन हजारों मील दूर किसी शांत शहर की इमारतें हिला देता है। सही कहा। और पता है, दिलचस्प बात यह है कि हमारी जो वित्तीय दुनिया है वो भी अब कुछ कुछ ऐसी ही हो गई है। मतलब दुनिया के एक हिस्से में होने वाली वित्तीय उथल-पुथल किसी अदृश्य धागे के जरिए ऐसे झटके पैदा करती है जो मीलों दूर लोगों की जेबों तक महसूस किए जाते हैं। एकदम सही एनालॉजी दी है। इस पूरी वित्तीय व्यवस्था को अगर ध्यान से देखा जाए तो पहले के समय में बाजार अलग अलग द्वीपों की तरह काम करते थे। हाँ, जैसे एक जगह का संकट वहीं तक सीमित रहता था। बिल्कुल। लेकिन आज के इस वैश्वीकृत माहौल में ये बाजार आपस में इतने गहराई से जुड़ गए हैं कि एक जगह की हलचल बिना किसी देरी के दूसरी जगह पहुंच जाती है। मतलब कोई बाउंड्री नहीं बची है। हाँ, हम अब एक ऐसे दौर में हैं जहां चीजें बाइनरी नहीं रही कि भाई ये मेरा बाजार है और वो तुम्हारा। और इसीलिए आज के इस गहन अध्ययन का मिशन ठीक यही है। हम आज जो स्रोत दस्तावेज देख रहे हैं, खास तौर पर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े नोट्स, उनका मुख्य फोकस इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट्स और मार्केट डायनामिक्स पर है। बिल्कुल, और ये बहुत ही जरूरी विषय है समझने के लिए। तो आज हम ये डिकोड करने जा रहे हैं कि दुनिया भर के और देश के भीतर के वित्तीय बाजार आखिर एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। चलिए इसे सुलझाते हैं। जब हम कहते हैं कि भारतीय बाजार वैश्विक बाजारों से जुड़े हैं या भारत के अंदर ही शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार जुड़े हैं, तो इसका असल मैकेनिज्म क्या है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है बाजारों की कपलिंग, मतलब उनका आपस में जुड़ना। अच्छा, कपलिंग। हाँ, वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और जो नियमों में ढील दी गई है ना, उसने एक ऐसा हाईवे बना दिया है जहां पूंजी बिना किसी रुकावट के दौड़ सकती है। तो मतलब पैसा कहीं भी आ जा सकता है। बिल्कुल। और जब बाजार जुड़ते हैं तो एक ही मैच्योरिटी वाली संपत्तियों पर जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है वो लगभग समान होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस हाईवे पर होने वाले हादसों या क्रैश की बात करें, मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। ये जो बाजार हैं, ये अपने आप में बहुत अलग अलग प्रकृति के होते हैं। मतलब विषमता होती है इनमें। हेट्रोजेनिटी, बिल्कुल। हाँ। जैसे मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट में बहुत अधिक तरलता या लिक्विडिटी होती है। ये लगभग नकद या कैश जैसा ही है। सही बात है। लेकिन दूसरी ओर पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट में तरलता कम होती है। और कुछ बाजार पूरी तरह से सुरक्षित सरकारी बॉन्ड के होते हैं, तो कुछ बहुत ही जोखिम भरे कॉर्पोरेट बॉन्ड के। हाँ, रिस्क का लेवल बहुत अलग होता है। तो इनकी इस विषमता को देखकर मुझे एक सुपरमार्केट की याद आती है। मतलब अगर एक सुपरमार्केट में सिर्फ दूध बेचा जाए तो वहां सिर्फ एक ही तरह के ग्राहक आएंगे। बिल्कुल, सिर्फ वही लोग जिन्हें दूध चाहिए, है ना? लेकिन वे लोग दूध जैसी सुरक्षित चीज से लेकर विदेशी और तीखे मसालों जैसी जोखिम भरी चीजें तक सब कुछ बेचते हैं ताकि हर तरह का ग्राहक आए और पूरा इकोसिस्टम चलता रहे। तो क्या वित्तीय बाजार भी इसी तरह अपनी अलग अलग प्रकृति के कारण एक साथ काम कर पाते? सुपरमार्केट वाला ये उदाहरण असल में ये समझने के लिए एकदम सटीक है कि बाजार जुड़ते ही क्यों हैं। अच्छा। हाँ, ये जो विषमता या हेटेरोजिनिटी है ना, यही एकीकरण को जरूरी बनाती है। अलग अलग बाजार अलग अलग तरह के आर्थिक एजेंटों की जरूरतें पूरी करते हैं। मतलब कोई सुरक्षित दांव खेलना चाहता है तो कोई रिस्क लेना चाहता है। बिल्कुल, किसी को सुरक्षित बचत करनी है, किसी को जोखिम उठाकर बड़ा रिटर्न चाहिए, तो किसी को अपनी कंपनी के लिए ऋण लेना है। सही बात है। अब सोचिए, अगर ये अलग अलग बाजार आपस में नहीं जुड़े होंगे तो जो बिचौलिए या मध्यस्थ होते हैं वो आर्बिट्राज के जरिए अनुचित लाभ उठाना शुरू कर देंगे। आर्बिट्राज, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है किसी चीज को एक जगह से सस्ते में खरीदकर तुरंत दूसरी जगह महंगे में बेचना और बिना किसी जोखिम के बीच का मुनाफा कमाना। एकदम सही। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि बाजार जुड़े हुए नहीं हैं। एक निवेशक देखता है कि दिल्ली के बाजार में किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, 100 रुपए। और उसी समय मुंबई के बाजार में वही शेयर 105 रुपए में बिक रहा है। तो वो क्या करेगा? वो तो तुरंत दिल्ली से खरीदेगा और मुंबई में बेच देगा। बिल्कुल, वो बिना कोई असली जोखिम उठाए 5 रुपए कमा लेगा। वाह, बैठे बिठाए मुनाफा। हाँ, लेकिन जब बाजार एकीकृत होते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली और संचार तकनीकों के जरिए
पल पल की खबर हर जगह होती है। तो ये 5 रुपए का अंतर बचेगा ही नहीं। एकदम सही। यह अंतर कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। एकीकरण का महत्व यही है कि यह मूल्य संकेत या प्राइस सिग्नल को सही ढंग से प्रसारित करता है। समझ रही हूँ। और इतना ही नहीं, मौद्रिक नीति के जो भी बदलाव होते हैं, जैसे अगर केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बदलता है, तो वे नीतियां इसी एकीकरण के कारण ही पूरी अर्थव्यवस्था में कुशलता से फैल पाती हैं। समझ गई। यानी अगर बाजार जुड़े नहीं होंगे तो नीतियां वहीं दम तोड़ देंगी, वो आगे पास ही नहीं होंगी। बिल्कुल, ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। अब स्रोत सामग्री से हमें ये पता चलता है कि यह जुड़ाव भौगोलिक रूप से मुख्य रूप से 3 स्तरों पर होता है: घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक। डोमेस्टिक, रीजनल और ग्लोबल। हाँ, तो घरेलू स्तर पर तो चीजें स्पष्ट हैं कि नीतियां काम करें, इसलिए बाजारों को जोड़ना है। लेकिन क्षेत्रीय एकीकरण का एक बहुत ही रोचक उदाहरण सामने आया है स्रोत में, एशियन क्लियरिंग यूनियन, या जिसे हम ACU कहते हैं। हाँ, ACU, ये एक बहुत ही शानदार पहल थी। स्रोत बताता है कि इसकी स्थापना दिसंबर 1974 में एस्केप की पहल पर हुई थी। देखिए, यहाँ एस्केप का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। ये संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक है। इसने इन एशियाई देशों को एक साथ लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो मुझे थोड़ा खटक रहा है। क्या सवाल है? बात 1974 की है। उस समय कोई इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी। स्विफ्ट जैसी प्रणालियां जो आज दुनिया भर में पैसा भेजती हैं, वे तो अपनी शैशवावस्था में थी, एकदम शुरुआती दौर में। हाँ, तकनीकी रूप से दुनिया बहुत पीछे थी। तो तब ये देश विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक साथ कैसे और क्यों आए? मतलब उन्होंने ये सब मैनेज कैसे किया? इस क्यों का जवाब हमारे इतिहास में छिपा है। 1930 के दशक में दुनिया ने भारी विदेशी मुद्रा संकट देखा था। अच्छा, वो ग्रेट डिप्रेशन वाला समय। बिल्कुल। तब गोल्ड स्टैंडर्ड टूट गया था और देशों को मजबूरन द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने पड़े थे। 1974 में जब ACU की स्थापना हुई, तब भी इन देशों के सामने भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बहुत बड़ी समस्या थी। मतलब उनके पास डॉलर नहीं थे व्यापार करने के लिए। एकदम सही। हर देश के पास डॉलर की भारी कमी थी। इसलिए ACU का मुख्य उद्देश्य एक बहुपक्षीय भुगतान व्यवस्था या मल्टीलैटरल पेमेंट्स अरेंजमेंट बनाना था, ताकि उन्हें हर छोटे लेन देन के लिए अपना कीमती डॉलर खर्च ना करना पड़े। क्या हम इसके काम करने के तरीके को थोड़ा और खोल सकते हैं? ये जो नेट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये असल में मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पर कैसे काम करता है? बिल्कुल, इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि भारत ने बांग्लादेश को $100 मिलियन का स्टील निर्यात किया। ठीक है, 100 मिलियन भारत को मिलने चाहिए। हाँ, और उसी महीने बांग्लादेश ने भारत को $80 मिलियन के कपड़े निर्यात किए। ओके, तो भारत को 80 मिलियन देने हैं। अब देखिए, अगर ACU नहीं होता तो भारत को $80 मिलियन भेजने पड़ते और बांग्लादेश को $100 मिलियन भेजने पड़ते। ये कुल मिलाकर $180 मिलियन का मूवमेंट होता। बाप रे, इसके लिए तो दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों को भारी मात्रा में डॉलर रिजर्व रखना पड़ता। बिल्कुल, लेकिन ACU के तहत वे तुरंत पैसा नहीं भेजते। वे एक तय अवधि, मान लीजिए 1 महीने तक का इंतजार करते हैं। महीने के अंत में वे अपना बही खाता मिलाते हैं। अच्छा, नेटिंग करते हैं। हाँ, तब पता चलता है कि नेट अमाउंट के तौर पर सिर्फ बांग्लादेश को भारत को $20 मिलियन देने हैं। बस उस $20 मिलियन के लेन देन से ही पूरे $180 मिलियन के व्यापार का निपटारा हो गया। वाह, ये तो बहुत ही शानदार गणित है। इससे तो पूरे क्षेत्र के कई $मिलियन के रिजर्व्स बच गए होंगे। बिल्कुल, और इससे व्यापार में भी बहुत आसानी हुई। लेकिन आज के डिजिटल युग में जब हम दुनिया भर में पलक झपकते पैसा भेज सकते हैं और वैश्विक बाजार इतने हावी हैं, तो क्या ये क्षेत्रीय जुड़ाव अभी मायने रखता है? देखिए, क्षेत्रीय एकीकरण अक्सर वैश्विकीकरण की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। ऐसा क्यों? अर्थशास्त्र में एक ग्रेविटी मॉडल होता है। ये मॉडल बताता है कि पड़ोसी देशों के बीच व्यापार करना हमेशा आसान होता है, क्योंकि दूरी कम होती है और सांस्कृतिक समानताएं होती हैं। हाँ, वो तो है। इसे नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जब पड़ोसी देश एक साथ आते हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पीयर प्रेशर यानी सहकर्मी दबाव भी काम करता है। मतलब एक दूसरे को देखकर लोग अपने नियम कानून बेहतर करते हैं। एकदम सही। इसलिए आज की इस वैश्विक दुनिया में भी स्थानीय वित्तीय बाजारों की नींव मजबूत करने के लिए ये क्षेत्रीय गठजोड़ बहुत जरूरी है। लेकिन जब झटके सरहदों के भीतर आते हैं तो क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है।
अगर हम वापस एक देश की अर्थव्यवस्था के इंजन रूम में चलें तो संपत्तियों का जो एक खेल है, बॉन्ड, इक्विटी और विदेशी मुद्रा, ये देखना बहुत रोचक है कि एक लीवर खींचने से दूसरा कैसे काम करता है। इंजन रूम की ये एनालॉजी यहाँ एक बार फिर बैठ की है। भारत के संदर्भ में बात करें तो मनी मार्केट मौद्रिक नीति के प्रसारण का पहला चरण है। पहला चरण मतलब यहीं से शुरुआत होती है। हाँ, जैसे ही रिजर्व बैंक नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में बदलाव करता है, उसका सबसे पहला और सीधा असर WACR पर पड़ता है। जो लोग इस भारी भरकम शब्द से परिचित नहीं हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि WACR का फुल फॉर्म है वेटेड एवरेज कॉल रेट। आसान भाषा में कॉल रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रातों रात एक दूसरे से नकदी उधार लेते हैं। बिल्कुल सही समझाया। और जैसे ही ये रातों रात उधार लेने की दर महंगी होती है, इसका असर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, डोमिनो इफेक्ट की तरह। हाँ, 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड या GSEC की यील्ड भी रेपो रेट के पीछे पीछे चलने लगती है। अब देखिए, अगर सरकार को कर्ज लेने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है तो जाहिर है बाजार में मौजूद कॉर्पोरेट कंपनियों को भी कर्ज लेने के लिए ज्यादा ब्याज देना होगा। स्रोत सामग्री में भी इसे बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड और सरकारी बॉन्ड यील्ड के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन। हाँ, बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो ये दोनों पक्के दोस्तों की तरह एक ही दिशा में चलते हैं। सरकार का कर्ज महंगा हुआ तो कंपनियों का कर्ज भी महंगा हो जाएगा। एकदम सही। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम कैपिटल मार्केट यानी इक्विटी या शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट की तुलना करते हैं। अच्छा, वहां क्या होता है? ये दोनों अक्सर विपरीत दिशा में चलते हैं। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। इनमें नकारात्मक सहसंबंध होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो एक सीसॉ की तरह है, जहां एक तरफ बॉन्ड यील्ड है और दूसरी तरफ शेयर बाजार, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई तय गणित है जो निवेशकों के दिमाग में चलता है? इसके पीछे का गणित अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जुड़ा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हाँ, इसे ऐसे देखिए। मान लीजिए कि एक 10 वर्षीय सुरक्षित सरकारी बॉन्ड पर 7% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, 7% एकदम सुरक्षित। यह पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। अब शेयर बाजार जोखिम भरा होता है, इसलिए कोई भी निवेशक वहां तभी जाएगा जब उसे इस जोखिम के बदले कोई इनाम मिले। रिस्क प्रीमियम कहते हैं ना इसे। बिल्कुल। मान लेते हैं कि निवेशक के दिमाग में इक्विटी का रिस्क प्रीमियम 5% है, तो 7% सुरक्षित रिटर्न और 5% जोखिम का प्रीमियम। हाँ, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ? 12%। मतलब एक निवेशक के लिए इक्विटी में पैसा लगाने की अवसर लागत 12% हो गई। एकदम सही। अगर वो 12% नहीं कमा रहा तो वो नुकसान में है। अच्छा, तो यही वो गणित है जो शेयर बाजार को गिराता है। बिल्कुल। अगर निवेशकों को लगता है कि शेयर बाजार से 12% से कम रिटर्न मिलेगा तो वे अपना पैसा वहां क्यों फंसाएंगे? वो तो वापस बॉन्ड में चले जाएंगे। हाँ, वे अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर वापस सुरक्षित बॉन्ड में डाल देंगे। अब सोचिए, अगर रेपो रेट बढ़ने से बॉन्ड की यील्ड 7% से बढ़कर 8% हो जाए तो इक्विटी में निवेश करने की अवसर लागत भी बढ़ जाएगी। 8 और 5 मिलाकर 13% हो जाएगी। एकदम सही। इससे शेयर बाजार का आकर्षण और कम हो जाएगा, निवेशक पैसा निकालेंगे और इंडेक्स गिरने लगेंगे। ये 12% वाला गणित इस पूरे सीसॉ मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझा देता है। लेकिन ये सीसॉ सिर्फ देश के अंदर नहीं चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत दस्तावेजों का एक चार्ट दिखाता है कि भारत का निफ्टी 50 और अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स एक साथ चलते हैं, मतलब टैंडम में। हाँ, ये ग्लोबल कपलिंग का बहुत बड़ा सबूत है। तो एक स्थानीय निवेशक जो शायद सिर्फ भारत के शेयर बाजार को देखकर अपने पैसे लगा रहा है, वो अनजाने में ही अमेरिकी बाजारों के प्रदर्शन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और इसका असर सिर्फ शेयरों तक सीमित नहीं है, ये विदेशी मुद्रा बाजार यानी फॉरेक्स मार्केट तक फैल जाता है। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट में क्या असर होता है? स्टॉक मार्केट और रुपए की मजबूती, जिसे हम USD INR रेट कहते हैं, इनके बीच भी नकारात्मक सहसंबंध होता है। इसे मैं थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए भारतीय शेयर बाजार गिर रहा है। ठीक है। तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, जिन्हें हम FII कहते हैं, वे घबरा कर अपना पैसा निकालने लगते हैं। बिल्कुल, वो अपना निवेश बेचेंगे। अब उन्हें अपना पैसा वापस ले जाने के लिए रुपए बेचकर डॉलर खरीदने होंगे। हाँ, क्योंकि उन्हें अपने देश में डॉलर चाहिए। तो जब बाजार में अचानक बहुत सारे रुपए बेचे जाने लगे और डॉलर की मांग बढ़ जाए,
तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाएगा। एकदम सही। यानी रुपए का मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन होगा। ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है। और जब बाजार में उछाल होता है तो इसका ठीक उल्टा होता है। एफआईआई निवेश लाते हैं, डॉलर बेचकर रुपए खरीदते हैं और रुपया मजबूत होता है। ये तो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। बहुत ज्यादा। अब देखिए, इन सब बाजारों यानी बॉन्ड, इक्विटी और फॉरेक्स के इतने गहराई से जुड़े होने के कारण बैंकों को भी अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ा है। अगर बॉन्ड, इक्विटी और फॉरेक्स इतने जुड़े हैं तो बैंक जो पहले विदेशी मुद्रा का काम एक अलग विभाग में और घरेलू निवेश का काम दूसरे विभाग में करते थे, उन्होंने भी तो अपने इन ऑपरेशंस को मिला दिया होगा ताकि इन आर्बिट्रेज के मौकों का फायदा उठाया जा सके। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी को बैंकिंग की भाषा में इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस कहा जाता है। एकीकृत खजाना संचालन। हाँ, आज बैंकों की ट्रेजरी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, एक होलिस्टिक अप्रोच। यह विभाग बैंक की बैलेंस शीट को फंड करने, रिजर्व प्रबंधन जैसे सीआरआर और एसएलआर का पालन, तरलता बनाए रखने और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का काम एक साथ करता है। मतलब सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है। हाँ, उदाहरण के लिए अगर एक बैंक देखता है कि अमेरिकी डॉलर में सस्ते में उधार लिया जा सकता है तो वो वहां से उधार लेगा। ठीक है। फिर उसे रुपए में बदलेगा और फॉरवर्ड कवर लेकर एक्सचेंज रिस्क को हेज करेगा ताकि करेंसी का उतार चढ़ाव से बचा जा सके, ताकि अचानक रुपया गिर जाए तो बैंक को नुकसान ना हो। एकदम सही। और फिर उस पैसे को घरेलू बाजार में ज्यादा ब्याज दर पर निवेश करेगा। मनी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट असल में इसी विभाग के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये पूरी प्रणाली बहुत ही शानदार और एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह काम करती है। बिल्कुल। लेकिन अब उस सवाल पर आना जरूरी है जो शुरुआत में हमने भूकंप वाली एनालॉजी से जोड़ा था। हाँ, झटकों वाला सवाल। हमने देखा कि ये लिंकेज कितनी अच्छी तरह काम करते हैं, सब कुछ जुड़ा है। लेकिन क्या ये पूर्ण जुड़ाव एक खतरनाक डोमिनोज का जाल नहीं बनाता? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। एकीकरण का एक काला सच भी तो है, जिसे स्रोत संक्रमण प्रभाव या कंटेजियन इफेक्ट कहता है। जब प्रणाली में घबराहट फैलती है तो क्या होता है? ये एकीकरण के सबसे संवेदनशील पहलुओं में से एक है। देखिए, घरेलू स्तर पर एकीकरण के फायदे तो निर्विवाद हैं। यह संसाधनों का सही आवंटन करता है। हाँ, देश के अंदर तो ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक दोधारी तलवार बन जाता है। संक्रमण प्रभाव या कंटेजियन तब होता है जब एक बाजार या क्षेत्र का संकट दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। इसके काम करने का तरीका क्या है? इसके काम करने के दो मुख्य चैनल हैं। पहला है रियल चैनल, जहां वास्तव में क्रॉस बॉर्डर व्यापार या निवेश के कारण एक देश का नुकसान दूसरे देश को झेलना पड़ता है। मतलब असली व्यापार प्रभावित हो रहा है। हाँ, और दूसरा है इंफॉर्मेशन चैनल। इंफॉर्मेशन चैनल का मतलब है सिर्फ अफवाहों या घबराहट के कारण निवेशकों का पैनिक में आ जाना। बिल्कुल सही कहा। असल में जब सटीक जानकारी नहीं होती तो निवेशक हर्ड मेंटालिटी यानी भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। भेड़ चाल मतलब एक ने बेचा तो सब बेचने लगे। हाँ, वे पैनिक में आकर हर उस बाजार से पैसा निकालने लगते हैं जो उन्हें थोड़ा भी जोखिम भरा लगता है, भले ही उस बाजार की अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत क्यों ना हो। स्रोत सामग्री में 1997 के दक्षिण पूर्व एशियाई संकट का एक बहुत ही डरावना उदाहरण दिया गया है। वो इस संक्रमण प्रभाव का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। उस संकट की जड़ें उस क्षेत्र में अत्यधिक डॉलर मूल्य वर्गित ऋण में थी। डॉलर डिनोमिनेटेड डेट, इसका मतलब ये है कि उन देशों की कंपनियों ने भारी मात्रा में डॉलर में कर्ज ले रखा था। एकदम सही। वे कमा तो अपनी स्थानीय मुद्रा में रहे थे, लेकिन उन्हें कर्ज डॉलर में चुकाना था। तो जब स्थानीय मुद्रा गिरी होगी तो क्या हुआ? जैसे ही उनकी स्थानीय मुद्राएं गिरना शुरू हुईं, उनका कर्ज का बोझ रातों रात दुगना तिगना हो गया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस की मुद्राएं ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बाप रे। और हैरानी की बात यह थी कि यह संकट सिर्फ एशिया तक नहीं रुका। निवेशकों की घबराहट के कारण यह इंफॉर्मेशन चैनल के जरिए लैटिन अमेरिका और रूस तक फैल गया। ये वही समय था ना जब भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को लेकर जो तारापोर समिति की सिफारिशें थी, उन पर ब्रेक लगा दिया गया था। हाँ बिल्कुल, उस समय भारत के लिए वो संकट एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि अपनी स्थानीय संपत्ति को विदेशी मुद्रा में बदल सकें। सही कहा। तारापोर समिति इसी की रूपरेखा बना रही थी, लेकिन 1997 के संकट ने दिखा दिया कि अगर हम अपने दरवाजे पूरी तरह खोल देंगे और कल को कोई वैश्विक पैनिक होता है तो लोग रातों रात अपने सारे रुपए बेचकर डॉलर में बदल लेंगे और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिखर जाएगी। बिल्कुल, इसलिए उस योजना को टाल दिया गया। सुरक्षित रहना बेहतर था।
और ये घबराहट वाली आंधी सिर्फ 90 के दशक की बात नहीं है। स्रोत सामग्री में 2013 के टेपर टांट्रम का भी जिक्र है। टेपर टांट्रम ये समझने का सबसे बेहतरीन केस स्टडी है कि इंफॉर्मेशन चैनल कैसे तबाही मचा सकता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? 2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू किया था। मतलब बाजार में खूब सारा सस्ता पैसा डालना। हाँ, ये सस्ता पैसा अमेरिका से निकलकर भारत, ब्राजील जैसे उभरते बाजारों में आ गया था, क्योंकि यहाँ रिटर्न ज्यादा मिल रहा था। लेकिन फिर मई 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। स्रोत बताता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बस इतनी सी घोषणा की थी कि वे अपने इस प्रोग्राम के तहत बॉन्ड की खरीद कम करेंगे। सिर्फ घोषणा की थी? हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने दरें बढ़ाई भी नहीं थी, सिर्फ ये कहा था कि वे भविष्य में से कम करेंगे। और सिर्फ एक घोषणा से भारतीय रुपया, ब्राजीलियाई रियल और तुर्की लीरा जैसी मुद्राओं में भारी गिरावट आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वित्तीय बाजार हमेशा भविष्य की उम्मीदों पर चलते हैं। जब फेड ने कहा कि वे बॉन्ड कम खरीदेंगे, तो इसका सीधा मतलब था कि भविष्य में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी। समझ गई। अब निवेशकों ने सोचा, अगर भविष्य में सुरक्षित अमेरिकी बॉन्ड में ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, तो हम उभरते बाजारों का जोखिम क्यों उठाएं? तो उन्होंने तुरंत भारत और ब्राजील जैसे बाजारों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और इस अचानक हुए कैपिटल आउटफ्लो ने उभरते बाजारों की मुद्राओं को बुरी तरह क्रैश कर दिया। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये अत्यधिक इंटरकनेक्टेडनेस असल में एक जाल है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एकीकरण फायदे से ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के लाभ इस बात पर निर्भर करते हैं कि पूंजी प्रवाह या कैपिटल फ्लो की गुणवत्ता कैसी है। गुणवत्ता मतलब किस तरह का पैसा आ रहा है? हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो, जिसे हम हॉट मनी कहते हैं, वो बहुत ही प्रो साइक्लिकल होता है। मतलब जब सब अच्छा होता है तो बहुत पैसा आता है और महंगाई बढ़ा देता है। बिल्कुल। और जब थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो सब एक साथ पैसा निकालने भागते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ता है। तो सुरक्षित क्या है फिर? इसीलिए किसी भी देश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI जैसी दीर्घकालिक पूंजी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, जो कारखाने लगाने या रोजगार पैदा करने आती है, बजाय उस पूंजी के जो सिर्फ शेयर बाजार में कुछ दिन का मुनाफा कमाने आती है। ये सारी चर्चा एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करती है। दुनिया के वित्तीय बाजार अब अलग अलग द्वीप नहीं रहे हैं, वे एक ही विशाल महासागर का हिस्सा बन चुके हैं, जहां एक कोने में उठी लहर दूसरे कोने के किनारों को भिगोती ही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से समेटा आपने से।